नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आप लोगों से विनती है, निवेदन है, सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है और इसको सब तक पहुंचाना हमारा तो कर्तव्य है, आपका भी फर्ज है। गिरीश जोशी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। और 2-3 दिन से आपसे बात हो रही थी, हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा भी एक प्रोग्राम लगा हुआ था जिस पर हम लोग काफ़ी व्यस्त थे। अब हम फ्री हुए और आज सुबह से ही आपसे वार्ता चल रही थी कि पाकिस्तान को फ़ायदा और भारत को नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है? आप अभी हाल ही में देखिए कि पाकिस्तान को पिछले 2021 के बाद जब तालिबान की सरकार अफ़गानिस्तान में बनती है, उसके बाद से पाकिस्तान कहीं न कहीं अलग-थलग पड़ गया था, साइडलाइन हो गया था। और कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सडनली पाकिस्तान की रिवाइवल होती है। आसिम मुनीर जो उनके जनरल हैं, आर्मी जनरल, वो जाके लंचन मीटिंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और फिर उनको फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करते हैं और उनसे रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करते हैं। कहते हैं बल्किस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं, उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इधर चाइना के साथ भी पाकिस्तान एग्रेसिवली सीपीसी कॉरिडोर, बीआरआई कॉरिडोर जो पीओके से होकर निकलता है, उस पर कार्यरत है और पाकिस्तान चाइना के साथ भी दोस्ती बनाए बैठा है, सऊदी अरेबिया के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट हो गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान पे तो सऊदी अरेबिया पे अटैक माना जाएगा। ये सारी जियोपॉलिटिक्स क्या है? सडनली पाकिस्तान फोरफ्रंट पे कैसे आ गया है? और भारत टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका द्वारा साइडलाइन क्यों कर दिया गया है? इसके पीछे के कारण क्या हैं? गिरीश जोशी जी। आप तो देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कभी रातों रात नहीं बदलती है अनलेस देयर इज अ वॉर। और वॉर भी होने के कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो इंटरनली तो पता ही होते हैं कि शायद ये मामला बिगड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है जियोपॉलिटिक्स में कि इलेक्शन हो गया, एक पार्टी हार गई, एक पार्टी जीत गई। अब इसको आप थोड़ा सा पीछे जाके देखिएगा तो ब्रिक्स का ओरिजिनल जो आइडिया था, जब ब्राजील ने फ्लोट किया तो इंडिया ने उसको हाथों हाथ उठा लिया था 2009 में। मनमोहन सिंह वाज प्रैक्टिकली नोइंग कि भाई जो रेयर अर्थ मटेरियल की मोनोपोली चाइना गैदर कर रहा है, ये एक दिन दुनिया को दबा के रखेगा, क्योंकि ये ऐसी मोनो आइटम है जो सबको लगेगी, सब इंडस्ट्रीज को लगेगी, सब कंट्री। अब वो रिजर्व भी सबके पास है, लेकिन उसका प्यूरिफिकेशन करके प्रॉपर एप्लीकेशन करना, दैट ओनली चाइना हैड मोनोपोलाइज फॉर दीज मेनी ईयर्स। अब वो इतनी बड़ी फैक्ट्री हो गई, उसने अपना ब्रेक इवन अचीव कर लिया, तो आज की पोजीशन में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो उसके बराबर में कॉम्पीट करने जाएगी तो 10-20 साल में उसके बराबरी तक पहुंच पाएगी। ये एक इंडस्ट्रियल नॉर्म था जो शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह अच्छे से समझ रहे थे। 2009 में और 10 में साउथ अफ्रीका को भी कन्वीन कर लिया गया, क्योंकि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आप देखिए, एक पावरफुल और रिच अगर कोई कंट्री था तो साउथ अफ्रीका। उसका इन्फ्लुएंस तो था अफ्रीका पे, लेकिन चाइना जैसे पीछे से जाके दूसरी कंट्रीज को इनकलकेट कर रहा था, और उसका एक बहुत ही बड़ा ब्रेन चाइल्ड था, दैट वाज बीआरआई। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो उसने बोला था कि भाई हम लोगों को समुंदर से अगर मोनोपोली खत्म करते हैं तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज का जो दबदबा है नेवल बेस के, उससे वो खत्म हो जाएगा। दैट वाज देयर आइडिया। फिर 2000 के इनिशियल में आप देखिए कि वो रिसेशन के बाद डॉलर और यूरो और ये लोग अपने आप को इतना सिंक्रोनाइज करके मोनोपोलाइज कर रहे थे कि जिस कंट्री को जो रेट में चाहिए वो रेट में वो निगोशिएट कर पाते थे। अब इसको फाइट करने के लिए G7 के सामने आपके पास क्या था? तो आपने एक आइडिया फ्लोट करा कि लेट अस क्रिएट ब्रिक्स। ब्रिक्स में इनिशियल आइडिया ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक भी खड़ा करने का इसलिए था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक अगर आप खड़ा करते हो तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के सामने एक ऑल्टरनेट खड़ा होने का कम से कम एक औचित्य तो होगा कि भाई समबडी इज कमिंग अप विद अदर ऑल्टरनेटिव्स। और तो आपने बैंक भी बना लिया, आपने ब्रिक्स भी बना लिया, उसमें और कंट्रीज को जब आपने समझ में लगा कि हम लोग अपने हिसाब से डील करेंगे, तो आज तक आप देखिए ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज हैव जॉइंड। इस सब के अंदर अमेरिका को यही था कि भाई कैसे भी करके अगर ब्रिक्स को तोड़ना है, तो उसने इंडिया का यूज करना शुरू करा। यूपीए की सरकार बहुत कॉशियसली चल रही थी कि वो दोनों को बैलेंस करके चल रही थी। उनको इंपॉर्टेंस ब्रिक्स का पता था और अमेरिका का जो सिस्टम था फाइनेंशियल वो पता था, बट वो हम लोग साइड नहीं कर पा रहे थे। वी वर नॉट ट्राइंग टू इनकलकेट अमेरिका और चाइना, दोनों को बराबरी में चला रहे थे। और 2014 तक
आप देखिए जो निगोशिएट हम चाइना के साथ कर रहे थे उसमें हम लोगों ने उनसे क्या मांगा था, वी वांटेड देम टू गिव, उन्होंने सबसे पहले प्रूफ तो आप देख लीजिए टेलीफोन इक्विपमेंट्स उन्होंने दिए। आपका 2010 के बाद जो टेलीफोन रिवोल्यूशन आया है उसमें ये था कि उनकी कंपनियों को, जैसे वीवो थी, ओप्पो थी, जिमी थी, ये इन लोगों को आपने एक मार्केट दी, लेकिन मार्केट के साथ उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके रिटेल आउटलेट्स वगैरह थे वो सिस्टम से आपके यहाँ पे एक जनरेशन तो हुआ। अब सडनली पावर सेक्टर और इस सेक्टर को बंद करके आपने 2014 में उनको सिस्टम चेंज करवा दिया, ये बोल के कि नहीं आप लोग सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में आओगे। और आपने उस वक्त रूल चेंज कर दिया था 2020 में गलवान के बाद कि भाई नेबरिंग कंट्रीज के जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे दैट विल गो थ्रू द अप्रूवल कमिटी। ये करके वो इशारा तो चाइना की तरफ था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कोई तो हमारे में इन्वेस्ट करने वाला था नहीं, यहां से हमारे रिलेशंस खराब होने लगे। अब इस सिचुएशन का एडवांटेज क्या होता कि इंडिया वो सिटिंग ऑन द फेंस, ट्रंप को ऐसे लगा कि पता नहीं इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा। बीआरआई में जो चाइना ने हमको ऑफर दी थी कि भाई नॉर्थ ईस्ट से भी रेलवे लाइन चलेगी तो आपका कलकत्ता पोर्ट से पूरा ये साइड कैटर होगा, यहाँ से जो इन्होंने चाबार पोर्ट का जो ऑलरेडी हमारे पास प्रपोजल था उसमें चाइना हैड नेवर ऑब्जेक्टेड, उन्होंने बोला क्योंकि हमारे अफगानिस्तान से भी रिलेशन अच्छे थे, तो ईरान से होके अफगानिस्तान होके हम लोग ने सेंट्रल को भी कैटर करना था, तो दे वर ट्राइंग टू रिड्यूस द डोमिनेशन ऑफ सी, और ये सोच रहे थे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ये बिजनेस सारों को मिलेगा। अभी आप लेटेस्ट देख लो कि रेलवे लाइन डाल दी है, एक तरफ आप बोल रहे हो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं, लेकिन चाइना ने सबको एक चीज सिखा दी कि भाई कॉमर्शियल को अलग रखो, आपके डिस्प्यूट्स अलग रखो, दिस इज हाउ दे ग्रो। और बीआरआई में जो जो कंट्रीज ज्वाइन हो गए उसमें आप देख लो मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, उन सारों की आप जीडीपी कंपेयर कर लो लास्ट 10 साल में, वो 3% से लेके आज 10 और 11% पे पहुंच रहे, जस्ट बिकॉज बीआरआई में चाइना की कंडीशन थी कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करूंगा, आपके पोर्ट्स भी प्रमोट करूंगा और सब पूरा इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट सेग्रीगेट हुआ वो शायद पूरा इंडिया में आता, क्योंकि इतने सारे पोर्ट्स भी हमारे पास थे, रोड भी थे, और वो अपनी एफिशिएंसी तो प्रूव कर चुका है कि वो 1.5 साल का ब्रिज 3 महीने में बना पाता है, वो 100 किलोमीटर के रोज रोड बना पाता है, और दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज। और जिसने पूरे एशिया में आप देख लीजिए 4000 किलोमीटर की उसने जो रेलवे लाइनें डाली हैं, और रिसेंटली इनका एक जो आईसीडी है इनलैंड कंटेनर डिपो, वहां से लेके ईरान के एप्ट्रॉन तक वो 15 दिन की रेलवे लाइन उसने जो डाली है, वो 15 दिन का ट्रेन का टाइम लगता है, उसमें हफ्ते पहले वो ट्रेन चली गई, 60,000 टन उसने माल डिलीवर करा, और रिटर्न में ये ईरान से क्रूड लेके वापस चाइना गया है। इसका मतलब ये कि आपका पूरा एक रेल रूट एस्टेब्लिश हो गया। उसमें एडवांटेज किसको हुआ? सारे वो कंट्रीज के जो बीआरआई में ज्वाइन कर गए, हम लोगों ने नहीं करा। इस वक्त से एक हमारा वीकनेस रह गया। फिर ट्रंप को ये देखना था कि उसको पीस नोबेल प्राइज कैसे मिले, तो उसने आने के साथ ही वो खुराफातें शुरू करी। उसने रशिया और यूक्रेन को बोल दिया कि मैं 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, वो हुआ नहीं। उसने बोला मैं गाजा की वॉर रुकवा दूंगा, वो नहीं हुआ। तो इसने और एक खेल डाल दिया कि भाई सबसे ज्यादा वनरेबल कौन है, तो इंडिया और पाकिस्तान है, इनको लगवा दो, फिर उनका कॉम्प्रोमाइज भी करवा दो, क्योंकि वो दो कंट्रीज वे सिटिंग ऑन द फेंस, उनको कहाँ जाना है, अमेरिका की तरफ जाना है या चाइना की तरफ जाना है। इसका एडवांटेज भी हमको कुछ नहीं मिला। चाइना ने अपनी PL-15 मिसाइलें धड़ल्ले से पूरी दुनिया में बेच दी, राफेल वाला अपनी सेल्स में फंस गया, तो ये लड़ाई उधर हो गई, इसमें भी हमारा कोई एडवांटेज नहीं हुआ। अब इसमें क्योंकि हम लोग तय नहीं कर पा रहे थे, तो एडवांटेज पाकिस्तान इनडायरेक्टली इनएडवर्टेंटली हो गया, ऐसे आप समझो। अब उसको लगा कि उनको बगराम एयरपोर्ट भी लेना है, तो पाकिस्तान से रिलेशन अच्छा करें, लेकिन पाकिस्तान प्लेड वेरी स्मार्टली। ईरान की जैसे ही वॉर हुई तो उसने उसी टाइम 24 घंटे में बगैर टाइम बिगाड़े उसने 2 प्रपोजल दे दिए। एक तो बोला जो सऊदी में हाजी लोग फंसे हुए हैं और क्योंकि दे कैन नॉट फ्लाई, तो दे कैन कम टू कराची एयरपोर्ट, वहां से इनको लग्जरी बसेस में ईरान भेज दिया जाएगा। दैट वाज अ बिग प्रपोजल दैट ही गिव। सेकेंडली उसने बोल दिया कि अगर इजराइल ईरान पे एटॉमिक बम मारता है तो मैं अपने एटॉमिक बम ईरान को देने के लिए तैयार हूं। इसने बड़े ब्राउनी प्रॉन्स काट ले, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हम तो तब तक इजराइल की भक्ति में पड़े थे, तो हम पे कोई एतबार ही नहीं कर रहा था। अब ये 2 एडवांटेज ये मिलने के बाद ऑब्वियस था कि ब्लू ऑइड बाय एशिया में अगर कोई अमेरिका का बन पाता तो दैट वाज पाकिस्तान, और उसने खुल के उनको प्रमोट कर दिया। उसका एडवांटेज ये पूरा लेंगे। अब आप देखिए कि चाइना इनको इनकम का सोर्स भी खड़ा करके दे रहा है, अमेरिका से भी ये पैसा ऐठेंगे।
तो जो रोने वाला बच्चा होता है वो तो तभी रोता है जब उसको खिलौना चाहिए, तो वो रोते जाएगा, खिलौने सबसे लेते जाएगा। चाइना से उसने बिजनेस ले लिया है। अभी आप देखिए कि ग्वादर पोर्ट पे अगर आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो आपका चाबार पोर्ट पे, तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अभी जो इन्होंने रेलवे लाइन डाल दी है, वो कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं? आप देखिए, अफगानिस्तान से निकल के दैट इज गोइंग टू उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इज द सेकंड लार्जेस्ट यूरेनियम होल्डर ऑफ द वर्ल्ड। अब इसको कौन कैप्चर करेगा? और जो भी बिजनेस होगा अभी सेंट्रल एशिया में, वो उसके लिए आपको कराची और ये दो पोर्ट है, उनको एक प्लस पॉइंट मिल रहा है, जिसका हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वो पोटेंशियल ही सारे खत्म कर दिए। तो ये जो आप बोल रहे हो, इसमें अपॉर्चुनिटी कंट्रियां हमेशा बैठी रहती हैं लेने के लिए, और वो आपने, क्योंकि आप अपने अपने में ही उलझे रहे और आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करके कोई उसमें रास्ता नहीं निकाला, तो उसमें हम पाकिस्तान का दोष नहीं दे पाते हैं। और सबसे बड़ा अभी जो आपका ड्रॉबैक आ रहा है, दैट इज नाउ इस्लामिक स्टेट्स गेटिंग अगेंस्ट इजराइल। अभी आप देखिए, जो पैलेस्टाइन फ्री का 149 कंट्रीज हैव वोटेड इन यूएन जनरल असेंबली, इसका मतलब ये है कि इस्लामिक स्टेट्स अब इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी एक आवाज हो रही है। अब अगर ये अमेरिका, इजराइल और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है, तो हमारा तो वैसे भी कोई से नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा कोई उस कंट्री में होल्ड ही नहीं है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। ना हम इसको कॉमर्शियली कैसे एनकैश कर पाएंगे, ये तो अब इनकी अक्लमंदी पे तय करेगा, या द पीपल हु आर एडवाइजिंग कि भाई सबको बिजनेस इक्वली करने दो, ताकि, क्योंकि सब बड़े बड़े हाउसेस के स्टेक्स हैं। आपके दो ही ऐसे व्यापारी नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में स्टेक रखते हैं। आप देखिए, जिंदाल जो ग्रुप है, दैट इज वेरी पावरफुल। बिरलास आर वेरी पावरफुल, उनके भी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। टाटास के इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चर में, अफ्रीका में बहुत सारे। तो वो सारे पोटेंशियल्स आप अगर एनकैश कर पाते हो, आपने देखा हो तो बाद में न्यूज में भले ही रिफ्यूज कर दिया, लेकिन काफी हमारे जो जासूस पकड़े गए थे, ये उनको छुड़ाने के लिए सम ऑफ आवर एक्टर्स हैड गॉन। क्योंकि उनका क्या होता है, एक अटैचमेंट होता है वो निगोशिएट करने के लिए, और काफी बार ऐसा हुआ है कि नॉन स्टेट ऑपरेटर्स ने जाके ही किसी कंट्री से निगोशिएट करा है। तो इसका एडवांटेज हम तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक हम सारे एस्टेब्लिशमेंट्स को बोलेंगे कि भाई अपना अपना रोल अदा करो। तो वो कॉन्सेंट्रेट करने के चक्कर में हम नुकसान भुगत रहे हैं, हम कमर्शियली मार खा रहे हैं, इकोनॉमिकली मार खा रहे हैं, डेवलपमेंट में हमारा फ्यूचर प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। और इसका एडवांटेज बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान को चला गया, और उसने स्मार्टली उसको पिकअप कर लिया। इसमें नथिंग इज बैड, क्योंकि आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है। आप यहाँ देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो, आप पाकिस्तान को पब्लिक से गालियां दिलवा रहे हो, आप गोदी मीडिया दिलवा रहे हो, और वहां पे आप क्रिकेट खेल रहे हो, और उसमें आप एडवांटेज पॉइंट ले रहे हो कि उसने मेडल नहीं लिया। दिस इज फुलिशनेस। अगर आपका रिलेशन नहीं है तो नहीं है, दैट कैन नॉट काउंट टू एनीथिंग। देन आज अगर आप बोलो कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में क्रिकेट मैच करवा दो, अगर इनमें दम है और वो कर लें, देन दैट इज द स्पिरिट। तो आई थिंक वी विल हैव टू रीथिंक अवर इंटरनेशनल पॉलिसीज। और मैं समझता हूँ पब्लिक भी अब समझने लग गई है कि भाई इनका कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। इस हिसाब से आप इंटरनेशनली कभी भी गुरु तो नहीं बन सकते हो। यू विल हैव टू चेंज योर स्टैंड। जी, आपने 2-3 इम्पोर्टेंट बातें की और उन बातों पे मैं दोबारा चिन्हित करना चाहता हूं। आज अगर इंडिया is finding itself at a disadvantageous position due to Trump's new approach, चाइना और रशिया की जो अप्रोच है, चाइना को वो एक कॉम्पिटिटर भी मानता है और उसको उसने रिलीफ भी दे रखा है। नवंबर तक मेरा ख्याल से ट्रंप ने टैरिफ 31 अक्टूबर तक कहा कि उस पे 10% टैरिफ पे ही काम चलेगा, क्योंकि जहां चाइना पे टैरिफ ज्यादा लगेगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, अमेरिका में चीजें महंगी हो जाएंगी। तो लगातार वो वेवर्स देता रहा है मार्च से लेकर अक्टूबर तक चाइना को। रशिया का ऑयल की जहां तक बात है, एक डायकोटोमी है कि रशिया का ऑयल खरीदने पे भारत पे तो 25% टैरिफ लग गया, पर रशिया का ऑयल यूरोपियन यूनियन जब लेती है, रशिया का ऑयल अमेरिका लेता है, रशिया की गैस यूक्रेन से टर्की होते हुए जब यूरोप में जाती है, वेस्टर्न यूरोप में जाती है, तो उसमें यूक्रेन को भी पैसा मिल रहा है रशिया से। मतलब एक तरफ तो वॉर चल रही है यस, यूक्रेन रशिया की, दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया से पैसा भी ले रहा है गैस की पाइपलाइन को बीच में से जाने देने के लिए। और टर्की भी इस चक्कर में है कि कतर की पाइपलाइन अगर हमारे यहां से निकल जाए तो हम भी 4 पैसे उसमें कमा लें। तो ये गैस और तेल के खेल में, हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था कि गैस और तेल के खेल में ये लड़ाई अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह है। भारत कहीं ना कहीं बीआरआई और सीपीसी कॉरिडोर में के मामला जो बीआरआई का आया, उसमें भारत चूक गया। अभी मैं आपको आज ही की खबर बता देता हूं। आज भारत ने 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लाइंस भूटान की डालने की बात की है, जिसमें एक लाइन जो है वो असम से कनेक्टेड है, एक वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है। 69 किलोमीटर लाइंस कनेक्टिंग कोकराझार इन असम टू गेलेपाऊ इन भूटान,
and a 20-kilometer line connecting Banarhat in West Bengal to Samatse in Bhutan. ये 3,456 और 570 यानी कि 4,000 करोड़ रुपए के कुल दो प्रोजेक्ट हैं। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अमेरिका की जो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर जो स्टोरी है उसमें जीरो सम इफेक्ट नजर आ रहा है साउथ एशिया में, क्योंकि भारत को जितना डिसएडवांटेज मिला है उतना पाकिस्तान को एडवांटेज मिल गया है। जहां अमेरिका चाइना के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा जब वो अक्टूबर 31 एंड होगी और टैरिफ की बात आएगी कि चाइना का रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देता अमेरिका को, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो चाइना के साथ अमेरिका की खड़ी हो जाएगी। और चाइना तो पे डिपेंडेंट है पाकिस्तान अपने डिफेंस इक्विपमेंट अपग्रेड्स के लिए। आपने PL-15 मिसाइल्स और JF-17 जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं, या उनके पास और भी जो प्लेन्स हैं या वॉर मशीन है, वो सारी चाइना के सैटेलाइट द्वारा सपोर्टेड है या उनके अवैक सिस्टम द्वारा सपोर्टेड है। तो फिर जब पाकिस्तान को चुनना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ जाएं या चाइना के साथ जाएं, तो क्या भारत को उसमें कोई फायदा होगा? भारत क्या अब चाइना और रशिया के साथ अलाइन कर सकता है अपने आप को, जब अमेरिका ने उसको अपने विरुद्ध कर लिया है? दोनों बातों पर गिरीश जोशी जी। देखो, इसमें थोड़ा सा टॉपिक अलग करके कल ही मैं एक चैनल पर डिस्कस कर रहा था कि आपको एक अपॉर्चुनिटी चाइना अभी भी बार बार दे रहा है, उसको हम लोग किस वजह से एनकैश नहीं कर पा रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। 2 साल पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला था कि शायद 2 साल के बाद चाइना 85% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिससे दवाइयां बनती हैं वो इंपोर्ट कर रहा होगा इंडिया से, क्योंकि अभी तो 85% हम लोग इंपोर्ट करते थे। इसमें लास्ट 10 साल में इतना डिफरेंस आया है 15 साल में कि हम लोगों ने उसको सेल्फ डिपेंडेंस जो है वो 50% तक खत्म कर दिया। तो हम लोग API बनाने लग गए हैं। अभी भी जो की स्टार्ट मटेरियल है वो चाइना से आता है। तो अभी आप देखिए कि 2 चीजें टेक्निकल हैं, लेकिन उसमें समझना पड़ेगा कि इंडिया के पास भी ऐसी कुछ मोनोपोलीज हैं जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। पहले स्टेटिस्टिक्स आप देख लो कि जो पूरा 60% जो फार्मा का बास्केट इंडिया को बोला जाता है, 60% अगर माल हम दे पा रहे हैं तो उसमें से 31% इज गोइंग टू USA। उसके बाद कुछ कंट्रीज हैं जिनका शेयर थोड़ा सा है, लेकिन टोटल इज दैट इज 21%, मतलब 10% का गैप पड़ रहा है। अभी अदर कंट्रीज जो हैं उसमें आप देखिए तो UK, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, रशिया, ब्राजील, नाइजीरिया, जर्मनी और कनाडा है। अब ये तो कोई भी हमारे से फार्मा लेने से मना नहीं करने वाले। तो 22% आपका जो सप्लाई था वो तो इंटैक्ट है। 10% का जो आपको गैप आ रहा है वो आपको चाइना दे ऑफर करने को तैयार है। और वो क्यों करने को तैयार है कि उसकी जो सीनियर सिटीजन की जो बढ़ रही है पॉपुलेशन, उसकी वजह से उसका डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो व्हाट इज ही आस्किंग फॉर कि आप लोग क्या बनाओगे? अभी इसके अंदर आप देखिएगा तो 2 चीजें हैं। चाइना की जो मोनोपोली है वो ज्यादातर इनकी ये एंटीबायोटिक्स में है, और हमारी जो है दैट इज इनटू एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट। और एक बहुत ही बड़ा अच्छा चीज में हम लोग मोनोपोली कर पाए इतने सालों में, इसमें इसको ऑन्कोलॉजिकल दवाइयां बोलते हैं, विच इज हार्मोन बैलेंसिंग के लिए जो इफेक्टिव होती हैं, वो लेट्रोजोल और एनेस्ट्राजोल। ये इंडिया बना सकता है और इंडिया की उसमें मास्टरी है। अब आपको करना क्या है? सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट R&D में बढ़ाना है और इन लोगों को इनकलकेट करना है कि भाई आप लोग पूरा इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। आपको उनको चाहिए तो टैक्स बेनिफिट देना पड़ेगा, जैसे चाइना प्रमोशन इनिशियली करके उनको सब्सिडाइज करता था। अब इसमें मैं किसी ऑफिसर से बात कर रहा था, उसने बोला कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, आप पैसा भी दे दोगे, आप सब काम भी कराओगे, लेकिन दिक्कत कहां पे आ रही है कि आपके पास उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब जो डायरेक्टर जनरल, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके अंदर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, उसके पास फंड्स ही नहीं है और उसके पास स्टाफ नहीं है। आज की पोजीशन में वो बता रहे थे कि 50 फार्मास्यूटिकल यूनिट, 10,500 यूनिट है हमारे इंडिया में सर्टिफाइड, जो विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय FDA। उसमें से 50 यूनिट पे एक ही ऑफिसर है, और कम से कम 6.5 लाख जो रिटेल आउटलेट्स है मेडिसिन के सेंटर्स में, उसमें वो एक आदमी कैसे टैकल करेगा? 474 पीपल यू हैव। अब इसका उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि लेटेस्ट महाराष्ट्र में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो टैबलेट सप्लाई हुई थी एंटी कैंसर की, उसमें सिर्फ एडिबल टेल की गोलियां बनाई गई थी। एडिबल टेल के एक ऐसा पाउडर होता है जो हम सफेद गोलियों पे लगाते हैं, शाइनिंग होता है, स्वेलिंग में इजी होता है। तो उन्होंने वो अंदर कॉम्पोजिशन डालने की बजाय उन्होंने एडिबल टेल की गोलियां बना के
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाई दे दी, वो भी विजिलेंस वालों ने पकड़ी। उसके बाद हम जानते हैं कि जो सिरप चला गया था आपका अफ्रीकन कंट्रीज में, जहाँ काफी बच्चे मर गए, वो टॉक्सिक था सिरप, क्योंकि उसमें जो आपने केमिकल यूज किया था वो इंडस्ट्रियल ग्रेड का था, मेडिकल ग्रेड का नहीं था। अब ये कौन चेक करेगा? इसमें पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है कि एक ऑफिसर अपने एरिया में जाता है, वो रोज वहां पे जो डेवलप, हम आगे जाकर हम मेडिसिन बनाने के लिए कोई प्रोडक्ट उठाते हैं तो उसका एक बैच नंबर होता है, और उसका रोज का रोज वो रिपोर्ट जाता है कि हमारे पास कितना प्रोडक्ट था, हमने कितना बनाया, और वो बैच नंबर क्या था। नेक्स्ट डे द बैच नंबर चेंजेस। तो ये जब तक आपका सुपरविजन नहीं रहेगा तो आप देख रहे हो कि ड्रग्स बना के लोग बेच रहे हैं, फ्यूरियस दवाइयां बना के बेच रहे हैं, क्योंकि आपके पास कंट्रोलिंग सिस्टम ही नहीं है। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो पहले तो हमको ग्राउंड रियलिटी से सीरियस होके वी विल हैव टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट वे। तो आप चाइना से कॉम्पीट करने का जो सपना देख रहे हो, उसके लिए पहले आप अपने आप को उस लायक तो बनवा दो। आज छोटी छोटी कंट्रीज, आप वियतनाम में चले जाइए तो वहां पे भी जो अभी फार्मा का जो प्रोडक्ट, आज ऐसा नहीं होगा तो 5-10 साल में हमारी थोड़ी बहुत मार्केट है वो भी वियतनाम उठा लेगा, क्योंकि वहां पे वर्क कल्चर और सिंसियरिटी आज भी है। दे विल नॉट बिट्रे देयर कंट्री। ये देशभक्ति ये होती है कि मैं अपने देश से गद्दारी ना करूं किसी भी हिसाब से, उसको देशभक्ति कहते हैं। और ये जो लुटेरे आ गए हैं और उनको आप पकड़ नहीं पाते हो, या पकड़ते हो तो छोड़ देते हो क्योंकि वो आपके चाचा मामा के बेटे होते हैं। तो आई थिंक दिस वे दिस कंट्री कैन नॉट ग्रो। हम लोगों को फिर ऐसा ही लगेगा कि किसी दिन अंग्रेज आके रूल करेंगे और वो जंगली पने से हमको निकाल के हमको इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। आर वी वेटिंग फॉर दैट डेज कि हम लोग अपने आप से सुधरने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो बात आपने कही जिसमें वर्क कल्चर, ट्रेनिंग और सर्विस, वो सर्विस स्टैंडर्ड्स कहीं न कहीं हमारे गिर गए हैं। वो डिलीवरी स्टैंडर्ड्स भी गिर गए हैं। आप ट्रेनिंग नहीं देते हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, अंडरपेड हैं। लेबर लॉज़ को मैनेज नहीं किया जा रहा। अभी आपके गुजरात में कह दिया गया कि महिलाओं को रात को 12 घंटे काम करने के लिए कहा जाएगा। लेबर लॉज़ की आपने धज्जी उड़ा दी। आपको याद होगा जब किसान बिल पर किसान लड़ रहे थे तो 40 लेबर कोड्स के पर भी लड़ रहे थे। जिस तरीके के कोडिंग खत्म की गई, नए कोड्स लाए गए, कॉर्पोरेट्स को ज़मीनें देने की जो कवायद की गई, आपको ये भी पता है कि लैंड सीलिंग एक्ट को हटा दिया गया। 18.5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन एग्रीकल्चरल आप नहीं ले सकते थे। अब हज़ारों एकड़ ज़मीन सरकार खुद लेकर कॉर्पोरेट्स को दे रही है। तो ये एक लैंड एक्विजिशन नहीं है तो क्या है? इनफॉर्मली आप सारी ज़मीनें जो हैं कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप अंडर पे करें स्टाफ को। ऑब्वियसली सर्विसेज़ गिरेंगी। इंस्पेक्टर राज तो आपने खत्म कर दिया, पर क्वालिटी कंट्रोल भी आपने साथ में खत्म कर दिया। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। और जहाँ तक रही जियोपॉलिटिक्स की सवाल, पाकिस्तान आज की डेट में रशिया और ईरान से अगर जुड़ा है तो वो चाइना के थ्रू जुड़ा है। क्योंकि चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है। भारत के रशिया से रिलेशन कोई आज के नहीं है, पिछले 70 दशक से हैं। ईरान से हमारे रिलेशन आपने खुद ही बताया 1991 से हम फूड फॉर ऑयल करते बहुत थे। पुराना। तो हमारे उनसे भी रिलेशन जो है पिछले 5 दशकों से हैं। तो भारत अपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज अभी भी बना सकता है। देयर इज़ नथिंग लॉस्ट। आप क्वालिटी कंट्रोल्स कीजिए, आप शिपमेंट्स जो उतर रही हैं उनको प्रॉपर चेक कीजिए, आप अपना कंट्रोल मैकेनिज्म कस्टम्स का रखिए, आप डीजल के बदले में जो डीजल के केमिकल्स के जो गार्ब में डीजल आ रहा है, उसकी स्मगलिंग को रोकिए, क्योंकि उसमें आपके टैक्स की भी चोरी हो रही है। आप पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कम कर दीजिए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। नौकरियों के साधन बढ़ा दीजिए और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू कीजिए। आप एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर तो खड़ा कर रहे हैं, पर जो आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए इनोवेशन R&D में ध्यान देना चाहिए, IPR में ध्यान देना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के में ध्यान देना चाहिए, वहां आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ मंदिर बनाने में और हिंदू मुसलमान करने में है। और इसी वजह से देश गर्त में जा रहा है। पब्लिक को इस बात को समझना पड़ेगा। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी जी, गिरीश जोशी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? कल मैं एक टाटा के एक्स एम्प्लॉय से बात कर रहा था, वेरी सिंसियर। उसने एक मेरे को बहुत अच्छा इंसिडेंट दिया कि जब JRD टाटा ने अपना फर्स्ट यूनिट डालने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला हमको 600 एकड़ जमीन चाहिए, गवर्नमेंट कहीं पर भी दे दे, वी डोंट माइंड, किसी का भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए लैंड। जब उन्होंने उनको दिया था तो बोले, जब वो खुद विजिट पे आए तो उन्होंने बोला, इंजीनियर से पूछा कि भाई यहाँ पे पहला काम हम क्या करेंगे? तो उसने बोला कि इसको समतल करेंगे। बोले नहीं, पहले यहाँ पे तालाब बनाएंगे, जो यहाँ पे लोग रहने आएंगे उनको पानी कहाँ से आएगा, और वो मिट्टी को लेके आप समतल करो, और वहां पर पहले कॉलोनियां बनेंगी जहाँ पे वर्कर आके रहेंगे, और दैट इज टुडे यू कैन सी व्हाट इज जमशेदपुर टुडे। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो पहले ये सोचते थे कि डेवलपमेंट तो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा खड़ा करेंगे।
और हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं कि हमने किसी की भी जमीन दबा ली। अभी हमारे एरिया में 2-3 दिन से बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि आपने कहीं पर भी अगर टावर डालने इलेक्ट्रिक के, तो आप किसी की परमिशन नहीं लेते हो, पुलिस उसके बचाव में जाती है, पुलिस पूरे गांव को उठा के जेल में डाल देती है। तो आई थिंक वी हैव गॉन अ वेरी रॉन्ग वे। आज चाइना में भी इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन दे ऑलरेडी बीन कॉम्पेंसेटेड फॉर द शिफ्ट, और उसके बाद वो जमीन लेते हैं, कहीं पे अल्लाह गुला नहीं होता। आपने किसी को कुछ नहीं देना है। ये इसलिए है क्योंकि आपके वहां पे पब्लिक सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर विल नॉट डेयर डूइंग दैट रॉन्ग, क्योंकि उनको पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। हालांकि जब प्राइवेट ओनर है, उसको ये होता है कि 2 पैसा भी मैं क्यों दूं, दादागिरी करके निकलवा दूंगा। तो आई थिंक ये ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। सो वी विल हैव टू फाइनली डिसाइड द पॉलिसी ऑन दैट। और ऐसा नहीं है, आज एग्जाम्पल्स मैंने कई बार भी दिए हैं कि आपने जैसे आईआईटीज बनाए, तो उसकी पहले लैंड प्रोक्योर करी, गवर्नमेंट ने लैंड ली, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और आपने रेंट पे सबको चलाने दिया था। फ्री ट्रेड जोन्स आपके जितने भी 6-7 बने, उसमें लैंड प्रोक्योर गवर्नमेंट की होती थी, इसीलिए वो सस्ते होते थे और आपकी कोई ओनरशिप नहीं होती थी, एवरीथिंग वाज रेंट। तो यही करते कि आप बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना देते, तो प्राइवेट पार्टी का इन्वेस्टमेंट भी कम होता। आज वो अगर 100 करोड़ में 20 करोड़ की जमीन लेने जाता है, तो उसका डेट इन्वेस्टमेंट में वो रिकवर कब करेगा? तो ये होता है, यू प्रोवाइड देम द लैंड, जो चाइना कर रहा है। और उसका एग्जांपल शायद हम लोग लास्ट टाइम ही हम लोगों ने डिस्कस करा कि 5-6 सिटीज जो उसने बनाए थे, जिसको पूरा दुनिया बोल रहा था कि ये घोस्ट सिटी बना दिया है, कोई रहने को तैयार नहीं है। आज आपको उसकी अक्लमंदी समझ में आ रही है कि आज जो इन्वाइट कर रहा है वो इंडस्ट्रीज को कि 5 साल तक आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, फिर परपेचुअल लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए रेडी है। आप वहां पे यूनिट डालिए, पास में आपके रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, वहां पे आपके एम्प्लॉइज रहेंगे, वहां पे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे गार्डन है, सब कुछ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको 10 साल के बाद का क्या प्लानिंग करना है, वो आज अगर आप नहीं समझ पा रहे हो। अभी आपने जैसे बताया कि वो रेलवे लाइन डाल रहे हैं, रेलवे लाइन रातों रात तो डल नहीं जाएगी, वो तो 10 साल 20 साल का प्रोग्राम है आपका। हाउ डज दैट वर्क आउट? अभी आप नौकरियां कैसे पैदा करोगे? आप युवा जो इतने भाग रहे हैं, उनको आप कैसे करोगे? आप सरकारी नौकरियां देना नहीं चाहते हो, एग्जाम लेके फिर फोड़ देते हो, नहीं करता। आई थिंक दीज आर ऑल, ये बिल्कुल गुंडागर्दी है, या तो आप अंडरवर्ल्ड चला रहे हो। देश ऐसे नहीं चलता है। यू विल हैव टू बी वेरी सिंसियर टू द कंट्री। बिल्कुल ठीक कहा आपने आखिर में, ये गुंडागर्दी ही है, क्योंकि सोशल वेलफेयर स्टेट का जो प्रोग्राम होता है वो यस, पहले प्रोटेक्ट करता है, उनके उनके उनको 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 साधन देता है, उनको एक बजट देता है, ताकि वो, जब आदमी भूखा मरेगा तो काम क्या करेगा? जब हमारे घर में यस, भी कोई काम करने आता है, हम कहते हैं उसको कपड़ा देते हैं, उसको खाना देते हैं, उसके बाद ही उससे काम ले सकते हैं। एक यस, मशीन में भी आप पेट्रोल ईंधन डालेंगे तभी वो मशीन चलेगी, बगैर पेट्रोल ईंधन के तो मशीन भी नहीं चलती है। तो ये सोशल वेलफेयर मैकेनिज्म से हटकर अब ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन के नाम पर जिस तरीके की ऑर्गेनाइज्ड लूट हो रही है, जिसके बारे यस, में तमाम ऑपोजिशन पार्टीज, राहुल गांधी भी इस बात को कहते हैं कि ये कॉर्पोरेट लूट है, और ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज्ड लूट सिर्फ देश को लूटने के लिए है, देश को विकास पे ले जाने के लिए नहीं है। और जब ये लूट समाप्त होगी तब उसका इफेक्ट पता लगेगा कि कितनी लूट हो चुकी है और कितना नुकसान हो चुका है देश का। आप आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू।